Hello everyone. So as you all know that we have started our revision series and in this series we are solving PYQs last 10 to 11 years PYQs of CSE, CAPF and CDS. So we are done with our constitutional framework. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वो भी हो गया है. देन जुडिशरी भी हमारा CAPF और CSE हो गया है. नाउ वी वर लेफ्ट विद ओनली वी आर लेफ्ट विद CDS ओनली, राइट. आज वो भी ख़त्म कर देंगे. और 2 दिन लग जाएंगे हमें पॉलिटी कंप्लीट करने में. अब टॉपिक वाइज कर रहे हो तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ऐसे करते तो जल्दी हो जाता, बट आई थॉट कि टॉपिक वाइज करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि जितने भी आपके ये UPSC के पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनमें से कौन कौन से टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है. नाउ दिस सीरीज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग CDS, CAPF एंड CSE 2025. चलिए आज हम सॉल्व करते हैं CDS का. ओके, ये सब हमने कर लिया था ना CSE का. चलिए CDS. सो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन इशूड इन विशाखा केस. तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको विशाखा गाइडलाइंस तो पता ही होगा. ये तो बहुत पुराना है विशाखा केस. अभी तो विशाखा गाइडलाइंस पे पूछा जाता है. ये किस पे था? सेक्सुअल हरासमेंट होता है जो वर्क प्लेस पे, उससे रिलेटेड है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास. देखिए, कोई अगर क्वेश्चन होगा समझाने वाला, मैं वही समझाने वाली हूँ. वैसे भी जो बाकी पिछली वीडियोस गई उसमें मैंने हर एक टॉपिक अच्छे से आपको समझाया है, जो जो मेरे को लगा कि आपको समझाना चाहिए ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए. अब उसने क्या बोला है, आइडियल ऑफ कॉमन सिविल कोड, जो आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या उसमें सिविल कोड का बात किया हुआ है सिर्फ 44 में? जी हाँ. कुछ रिस्पेक्ट्स, मतलब कुछ सर्टेन, उसने बोला सर्टेन रिस्पेक्ट्स में अगर आप देखोगे हाई कोर्ट की जो पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सुप्रीम कोर्ट. तो वो कौन सी पावर होती है? अगर आप रिट्स वाली पावर देखोगे, ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास पावर होती है, अथॉरिटी होती है कि वो रिट्स को इशू कर सके. एंड अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के पास होती है. ठीक है. बट जो सुप्रीम कोर्ट की होती है पावर वो थोड़ी नैरो होती है और हाई कोर्ट की वाइडर होती है. हाई कोर्ट क्या कर सकती है? फंडामेंटल राइट्स के लिए भी रिट इशू कर सकती है और बाकी की चीज़ों के लिए भी इशू कर सकती है. वहीं पे सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ कब रिट्स इशू कर सकती है? अगर किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हुई हो. सेकेंडली, कि सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकती कि हम रिट इशू नहीं करेंगे, बट हाई कोर्ट मना कर सकती है. ठीक है. ये तो सही है. अब उसने बोला जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया था वो पहला इंडिपेंडेंट कोर्ट था और कब सेटअप हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब जो 1950 में हमारा इनैक्ट हुआ था उसके बाद. तो ये बिल्कुल सही है. आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 एंड 3 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग जजमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रेयरेस्ट ऑफ रेयर, जो ये वाला प्रिंसिपल था कि अगर आपको किसी को डेथ पेनल्टी देनी है तो वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होना चाहिए. तो ये चीज़ किस केस में बोला गया था? ये था आपका बच्चन सिंह केस था. बस ये केस याद रख लेना और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें याद रखने वाला. ठीक है. CDS में उतने क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे. इवन आपको रिसेंट ईयर्स में भी अगर आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे बहुत कम क्वेश्चन पूछे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाओगे. ठीक है. आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, हो सकता है इस बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ही पूछ ले. बट अगर आप देखोगे पार्लियामेंट चैप्टर जो है वो थोड़ा ज़्यादा पूछ रहा है वो. ठीक है. एंड पार्लियामेंट हम कल स्टार्ट करेंगे आपका. ठीक है. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जूरिसडिक्शन होती है? ओरिजिनल जूरिसडिक्शन का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट कोर्ट के पास जा सकते हो. अगर तो वो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आ रहा है सुप्रीम कोर्ट की, इसका मतलब आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हो. आपको हाई कोर्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपको डायरेक्ट जाना तो आप डायरेक्ट जा सकते हो. दूसरा होता है एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ वही सुन सकती है. एक्सक्लूसिव मीन सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की ही राइट है वो. ठीक है. अब वो किससे रिलेटेड बोल रहा है? इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट. तो देखिए, अगर 2 गवर्नमेंट्स है, 2 स्टेट्स है, उनके बीच में अगर डिस्प्यूट होता है तो ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव जुरिसडिक्शन किसके पास होगा? सुप्रीम कोर्ट के पास होगा. वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 2 स्टेट्स के बीच में है तो कोई तीसरी स्टेट को या उन 2 में से जो भी स्टेट है उसको तो वो जुरिसडिक्शन के लिए नहीं बोलेगा ना. दिस इज राइट. तो नॉट करेक्ट पूछा तो ये गलत हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट के पास क्या एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होती है ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ? बिल्कुल होती है. सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? एडवाइस कर सकता है प्रेसिडेंट को जब भी प्रेसिडेंट चाहे उनसे लेना. ये आता है आर्टिकल 143 के अंडर. ठीक है.
सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट। क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है क्या वो अपनी जजमेंट को रिव्यू करे? बिल्कुल होती है। आपने बहुत बार देखा हुआ है, पहले गोलकनाथ केस था, फिर उसके बाद आपके केशवनंद भारती केस आया है ना, तो ये रिव्यू पे ही चल रहा था। पहले ये बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड नहीं कर सकते, फिर बोला कर सकते हो, फिर से बोला नहीं कर सकते हो, फिर बोला केशवनंद में बोला चलो ठीक है कर सकते हो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकते हो। सो अपनी ही जजमेंट्स को ये रिव्यू करता है। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट के पास राइट एक्सक्लूसिव पावर होती है। एक्सक्लूसिव मीन्स क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिट्स इशू कर सकता है। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226। सो आंसर क्या आ जाएगा आपका? डी पार्ट आ जाएगा, नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। ओके अब ये PIL से रिलेटेड है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में बेसिकली होता क्या है, अगर कोई गरीब आदमी है और वो कोर्ट में नहीं जा सकता, उसके बिहाफ पे कोई और उसकी हेल्प करने के लिए भी जा सकता है, ठीक है, पिटिशन डाल सकता है। सो दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये इंट्रोड्यूस किया गया था इंडियन जुडिशियल सिस्टम में। तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था? PN भागवती थे, ठीक है, फैक्चुअल है, आपको पता होना चाहिए। एक और चीज़ है, जो PIL है वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था US में, हुआ था अराउंड 1960 में हुआ था। तो वहीं से इंस्पायर होकर हमने क्या किया, PIL को इंट्रोड्यूस किया अपने कंट्री में। इसमें से कौन सा है क्वालिफाइड फॉर द, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? बट उसमें नॉट करेक्ट पूछा, क्या नहीं होना चाहिए? एटलीस्ट 5 ईयर्स का वो जज होना चाहिए हाई कोर्ट, ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, होना चाहिए। क्या वो 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए? बिल्कुल, ये भी मैंने आपको कल बताया था, तो ये भी सही है। क्या वो डिस्टिंग्विश जूरिस्ट होना चाहिए? बिल्कुल सही। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट अपॉइंटमेंट के लिए, क्वालिफिकेशन के लिए सही है। बट अगर आप लास्ट वाला देखोगे, एटलीस्ट 20 साल तक वो एक सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। सो आंसर इज डी पार्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन रह गया था आपका रिलेटेड टू गवर्नर, जब हम गवर्नर वाला कर रहे थे तो उसमें से एक क्वेश्चन छूट गया था, तो हम देख लेते हैं। उसने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पे बोला, तो गवर्नर के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है अंडर विच आर्टिकल? गवर्नर के पास होती है अंडर आर्टिकल 231 और प्रेसिडेंट के पास होती है अंडर आर्टिकल 1, 2, 3। ये होती है आपके प्रेसिडेंट के पास, ये होती है आपके गवर्नर के पास रिट्स इशू करने, ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए। क्या उसने बोला ये एक डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है? चलो ठीक है, हमें नहीं पता, आगे देखते क्या है। गवर्नर मे विदड्रॉ द ऑर्डिनेंस एनी टाइम। गवर्नर का जब मन करे वो ऑर्डिनेंस वापस ले सकते हैं, ये सही है आपका। तो नॉट करेक्ट पूछा, ये तो नहीं होने वाला। ऑर्डिनेंस पावर जो होती है वो व्हेन द लेजिस्लेचर, ये भी मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, ऑर्डिनेंस तब ही इशू हो सकता है अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं है तो ये भी गलत हो गया फिर आपका। अब देखो, उसने बोला 2 स्टेटमेंट हमारे पास बच जाती है, इनमें से कौन सी गलत है? एड एंड एडवाइस होती है मिनिस्टर की, वो इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिक्लेयरिंग द ऑर्डिनेंस। अगर आपको ऑर्डिनेंस को डिक्लेयर करना तो आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कोई जरूरत नहीं होती। और पहला बोला इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। अगर ये डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इसका मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी से पूछना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब, बट उसने ये बोला कि आपको मिनिस्टर्स की एडवाइस ही नहीं पूछनी है। तो इन दोनों में से देखो, अगर दोनों ही क्या है, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, तो आप इन दोनों में से चेक करो कौन सा सही हो सकता है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आप देखोगे तो आपका डी पार्ट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती है। गवर्नर को अगर ऑर्डिनेंस, क्योंकि लॉ ला रहे हो ना एक, तो उसके लिए उसको किसी ना किसी को तो पूछना ही पड़ेगा। सो जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है उसमें उसको एड एंड एडवाइस लेनी पड़ती है, ठीक है। सो डी पार्ट इज करेक्ट, दैट इज नॉन करेक्ट जो पूछा उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स पे। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स है वो मैं आपको अच्छे से पढ़ा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से अपने नोट से ही पढ़ा देती हूँ, एक बार देख लो, रिवाइज हो जाएगा आपका। चलिए हम क्या करते हैं, एक बार ट्रिब्यूनल वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हम ट्रिब्यूनल्स की बात करें तो ये ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। सो ट्रिब्यूनल्स वर एडेड बाय 42 अमेंडमेंट एक्ट। 42 अमेंडमेंट एक्ट ने बोला कि ट्रिब्यूनल्स होनी चाहिए और एक नया पार्ट ऐड किया गया था, दैट वाज 14A। अब हमारे पास ना 2 इसमें
आर्टिकल्स हैं, एक तो है 323A और एक है 323B। 323A ने ये बोला था जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस से रिलेटेड जो भी काम होगा वो कौन देखेगा, ये वाली ट्रिब्यूनल्स देखेंगी, ठीक है, कौन सी 323A वाली। सो ए से एडमिनिस्ट्रेटिव आप याद रखना। 323B में क्या बोला गया कि बाकी के अदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस जो भी काम होंगे वो ये वाले ट्रिब्यूनल्स देखेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ बोला कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाली ट्रिब्यूनल्स होंगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन बना सकता है, पार्लियामेंट ही बना सकता है, बट जो 323B वाली है वो दोनों बना सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर भी और पार्लियामेंट भी। इतना समझ आ गया आपको दोनों का। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं जो 323A के अंडर बनती है, उसमें भी आपकी क्या होती है, सेंट्रल वाली होती है, एक स्टेट वाली होती है। जो सेंटर है उसका प्रिंसिपल बेंच दिल्ली है तो इसमें कोई उतना नहीं है, बट अब ये इंपॉर्टेंट है कि उसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है कि डायरेक्ट आप ये वाले ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो, सेंटर के पास जा सकते हो। उसमें क्या होता है, अगर तो पब्लिक सर्वेंट की जो सर्विस है उससे रिलेटेड कोई मैटर है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मीन डायरेक्ट आप ये वाले ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। नेक्स्ट इज एक्सटेंड टू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, जितनी भी ऑल इंडिया सर्विस है उससे रिलेटेड जो भी होगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज से रिलेटेड या सिविल पोस्ट से रिलेटेड जो सेंटर के अंदर आती हैं, सब इसके पास जा सकते हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है, मतलब ट्रिब्यूनल ये केसेस नहीं ले सकती। अगर तो वो डिफेंस का मेंबर है, ऑफिसर है, सर्वेंट है या सेक्रेटरी है, स्टाफ ऑफ पार्लियामेंट है तो बाहर है। एक और याद रखना, कोई भी ट्रिब्यूनल होगा इट इज़ नॉट बाउंड बाय द, जो भी आपका सिविल प्रोसीजर कोड है उससे बाउंड नहीं है। एंड 5 साल इसका जो होता है, 5 साल अंटिल 5 years तक आप रह सकते हो, और 65 years एज जो है वो मैक्सिमम है फॉर चेयरमैन और 62 फॉर मेंबर्स, गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि दैट यू हैव द राइट टू बी हर्ड, राइट, कि तुम्हारी भी सुनी जाएगी, तुम्हें भी अपना पक्ष रखने की क्या दी जाएगी, पूरी पूरी राइट दी जाएगी, ठीक है। तो एक नेचुरल जस्टिस का सिस्टम होना चाहिए। स्टेट की अगर आप बात करो, यू हैव एस्टैब्लिश ऑन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, अगर कोई कंसर्न स्टेट है उसकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे ये ट्रिब्यूनल बनाई जाती है। और ये अभी तक अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इनमें हो चुका है। अगर आप ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करोगे तो जो भी आपकी रिक्रूटमेंट है, मतलब सर्विस मैटर है, जो स्टेट के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनसे रिलेटेड होगा। जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं वो कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट करता है। किससे कंसल्टेशन लेता है, गवर्नर से। एंड जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर ट्रिब्यूनल्स, ठीक है। क्वेश्चन पे चले। अब वो बोलता है दैट पार्लियामेंट मे बाय लॉ कॉन्स्टिट्यूट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बोथ एट यूनियन स्टेट लेवल। अभी मैंने बताया कि स्टेट लेवल और यूनियन लेवल दोनों पे पार्लियामेंट बना सकता है, तो ये तो सही है। ट्रिब्यूनल में लुक इनटू डिस्प्यूट एंड कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ द पब्लिक सर्विसेज। ये भी मैंने अभी आपको बता दिया कि जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं उनके जो रिक्रूटमेंट है, कंडीशंस उनसे रिलेटेड वो क्या कर सकते हैं, डिस्प्यूट्स ले सकते हैं, ये भी सही है। अब उसने बोला ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी ट्रिब्यूनल्स पार्लियामेंट के लॉ से बनी हैं, कैन एक्सक्लूड द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट्स टू अलाउ फॉर स्पेशल लीव टू अपील। मतलब कि वो जितनी भी कोर्ट्स आती हैं उनकी जुरिस्डिक्शन को वो एक्सक्लूड कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए ट्रिब्यूनल्स हमेशा आपके जो बाकी की कोर्ट्स है वो हमेशा ऊपर ही रहेंगी आपके ट्रिब्यूनल से, ठीक है। सो ये आपका गलत हो जाता है। द लॉ एस्टैब्लिश ट्रिब्यूनल मे प्रोवाइड फॉर प्रोसीजर इंक्लूडिंग रूल ऑफ एविडेंस टू बी फॉलोड। तो उसने बोला मे, जो भी ट्रिब्यूनल्स हैं जिस लॉ से वो बन रही हैं तो वो प्रॉपर प्रोसीजर्स भी बता सकता है, जिसमें वो रूल्स ऑफ एविडेंस कि एविडेंस के क्या क्या रूल होना चाहिए, तो ये भी क्या क्या मतलब एविडेंस के रूल फॉलो होना चाहिए ये सब बता सकता है। तो ये ठीक है स्टेटमेंट आपका, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब ये मैंने आपको कल ही क्वेश्चन कराया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल पे कराया था, उसके साथ CPCB वाला करा था हमने, जो आपका पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड था ना आपका, उस पर किया था हमने। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो था सेटअप इन ईयर 2010, ये भी मैंने आपको बताया था कि 2010 से हुआ था। कौन से एक्ट से हुआ था ये, NGT एक्ट ही आया था, उसके अंडर बनी थी ये। इट इज़ इन्वॉल्विंग इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू। अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही देखेगी, तो ये भी सही है आपका, ये भी सही है। इट मे कंसिडर गिविंग रिलीफ एंड कॉम्पनसेशन फॉर डैमेजेस, और ये मे बोला उसने, वो मे कंसीडर कर सकती कि यार इसको इतना रिलीफ या कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। इट इज़ बाउंड बाय द प्रोसीजर। अभी मैंने बताया कि जो ट्रिब्यूनल्स होती हैं दे डोंट फॉलो द प्रोसीजर अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। सो दिस इज द राइट आंसर, नॉट करेक्ट पूछा उसने।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट शेल बी इन इंग्लिश। अब उसने बोला है कि कौन से आर्टिकल ने ये चीज़ बोला था कि जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए। तो वो आर्टिकल आपका 348 है, बस इसको याद रख लेना और कुछ नहीं है इसमें याद रखने वाला। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था इट्स नॉट प्रेसिडेंट इट्स गवर्नर। गवर्नर होता है जो आपका एडवोकेट जनरल को करेगा, क्योंकि स्टेट का है ना, तो एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट को कौन अपॉइंट करेगा? गवर्नर करेगा। एंड प्रेसिडेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट किसको करता है? अटॉर्नी जनरल को करता है, ठीक है। बाकी एज प्रोवाइडेड इन कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो हाई कोर्ट होता है उसके पास ओरिजिनल एपिलेट एडवाइजरी, देखिए ओरिजिनल है, एपिलेट भी है, बट एडवाइजरी नहीं है एज ऑफ नाउ, ठीक है। सो आंसर क्या आ जाएगा? नीदर 1 नॉर 2। कुछ समझाने वाला तो है नहीं इसमें, क्या समझाऊं। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ग्राउंड ऑन विच सुप्रीम कोर्ट कैन रिफ्यूज। अच्छा, ऐसा किस बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकती है कि आपको अंडर आर्टिकल 32 रिलीफ नहीं मिल सकता? मतलब ऐसे कौन से केस हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू नहीं कर सकता? पहला, एग्रीव पर्सन कैन गेट रेमेडी फ्रॉम एन अदर कोर्ट। ऐसा है कि वो किसी और कोर्ट से उसको रेमेडी मिल रही है इसीलिए वो रिफ्यूज कर रहा है? जी नहीं, हाई कोर्ट से भी तो उसको मिलता है ना रिट्स इशू करने का, बट उस बेसिस पे तो वो मना नहीं कर सकता सुप्रीम कोर्ट। डिस्प्यूटेड फैक्ट्स हैव टू बी इन्वेस्टिगेटेड, इस बात पे भी मना नहीं कर सकता कि जो फैक्ट है डिस्प्यूटेड फैक्ट्स अभी उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। दैट नो फंडामेंटल राइट हैज बीन इन्फ्रिंज। अगर आपकी फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुई है, वॉयलेट नहीं हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 रिट इशू नहीं कर सकता, इसीलिए उसकी नैरो होती है। ये मैंने बहुत बार बता दिया आपको। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू डिसाइड इन केस ऑफ अ डिस्प्यूट। अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है, तो ये मैंने अभी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट है तो सुप्रीम कोर्ट के पास क्या होती है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मीन्स डायरेक्ट यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। क्रिएशन ऑफ अ फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट कौन से एक्ट से बनी थी? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इजी, इसमें कुछ बताने वाला नहीं होता, ठीक है। उसने बोला जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम है, रिट्स इशू कौन कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। बहुत बार बता चुकी हूँ यार ये चीज़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 231 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडिया ग्रांट पावर टू एस्टैब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर। देखिए जैसे आपका एक गवर्नर है, एक सेम पर्सन है, वो दो या दो से ज़्यादा हाई कोर्ट का क्या हो सकता है? सॉरी, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का क्या हो सकता है? गवर्नर हो सकता है। वैसे ये कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकती है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स की, ठीक है। बट अगर आपको कॉमन हाई कोर्ट बनानी है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको पावर देगा? मैंने आपको कितने बार बोला सबसे ज़्यादा पावर होती किसके पास है? पार्लियामेंट के पास, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट नहीं दे पाएगा पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो बिल्कुल नहीं है, यूनियन कैबिनेट तो नहीं। कौन होगा? पार्लियामेंट होगा जो क्या करेगा? एक कॉमन हाई कोर्ट बनाने के लिए दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए क्या कर सकता है? उसको पावर दी जाती है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वही कॉमन हाई कोर्ट वाला आ गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज़ अ बेंच एट लखनऊ, तो ये सही है आपका, नॉट करेक्ट पूछा है। क्या मध्य प्रदेश की ग्वालियर है? बिल्कुल सही है। राजस्थान की जोधपुर है? बिल्कुल सही है। गुवाहाटी, उसने बोला कोई बेंच ही नहीं है। देखिए गुवाहाटी की ना 3 बेंच हैं आपकी, ठीक है। कहाँ कहाँ है आपकी गुवाहाटी की बेंच? आइजवाल में है गुवाहाटी की, ईटानगर है, और आपकी कोहिमा है, और पहले वाली कौन सी बोली थी मैंने? आइजवाल, ठीक है। आंसर आ गया डी पार्ट। चलिए एक ये वाला क्वेश्चन भी रह गया था आपका, स्टेट लिस्ट वाला, पहली वाली वीडियो से रह गया था। चलो हम ले लेते हैं, जो जो भी बीच में छूट गया होगा वो भी हम साथ साथ में ले लेंगे ताकि कवर होता जाए। तो ये स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पे था। उसने बोला टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, क्या वो स्टेट सब्जेक्ट है? बिल्कुल सही है। प्राइस कंट्रोल इज अ सब्जेक्ट अंडर कॉन्करेंट लिस्ट, क्या जो प्राइस कंट्रोल है वो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है? बिल्कुल सही है। ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। इंश्योरेंस डज नॉट कम अंडर यूनियन लिस्ट, देखिए इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, सो इनकरेक्ट ये हुआ। फॉरेस्ट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है। एक बार मैं आपको लिस्ट बता दूं क्या? ये CAPF का हम कर रहे थे ना, तो उसमें मैंने आपको बताया था साथ साथ में कि आपका ये जो देखिए इंश्योरेंस जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो स्टेट लिस्ट में आएंगी, और
अगर टैक्सेस आपको इनकम पे लगाना है अदर देन एग्रीकल्चर इनकम को छोड़ के जो भी इनकम पे टैक्स लगाना है वो कौन लगाएगा? यूनियन लिस्ट। और क्या? फॉरेस्ट आपको कॉन्करेंट लिस्ट में आ गया, ठीक है। मैरिज डाइवोर्स इज ऑल्सो कॉन्करेंट लिस्ट। तो अच्छे से कर लेना ये वाला। So with this we have completed all the PYQs related to your judiciary from CSE, CDS and CEPF. Okay. So tomorrow we are going to start our parliament, state legislature. ठीक है, बाकी देख लूँगी, अगर उसके साथ कुछ और कंप्लीट होगा तो वो भी कर लेंगे हम, ठीक है। सो अगले 2 दिन में हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा पॉलिटी कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक वाइज, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।